स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जनरल कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि ये आखिर होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनके मार कि यूनिसेलुलर होते हैं, ये होते हैं सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें एक ही एक्सेप्शन है, इसको मानते हैं वो है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है ना। तो पहला हमने जो बात करी, पहला जो पॉइंट हमने लिया वो है नंबर ऑफ सेल्स। पंचायत में अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो बेसिकली ये अपने जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद में इसका एक्सेप्शन है ईस्ट, यानी कि ऐसा पंचायत है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीसेलुलर। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो होगा यूकैरियोटिक, यानी जो इनमें सेल्स पाए जा रहे हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मल्टीसेलुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यूकैरियोटिक है, यानी ट्रू और प्रॉपर इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तीसरा अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ न्यूक्लिएशन की, बेटा इनके पास क्लोरोफिल को होते ही नहीं है ना, क्लोरोफिल को उनके पास है ही नहीं, तो ये हमेशा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूक्लिएशन में पाई जाती है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलने वाला जो है वो है सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। यानी सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, सैप्रोफिटिक का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना को मरे हुए चीजों से, गहरे मीठे चीजों से डेराइव कर रहे हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पे रहेगा और उसी की बॉडी पे रहेगा, वही सकता खाना पीना सब डेराइव करेगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें बेटा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। हाइब्रिड हाइब्रिड की बात करें अगर हम तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं 90% होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल, ठीक है, 90% टेरेस्ट्रियल होते हैं। बाकी बचे हुए 10% जो है हो सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ फंजाई आता है जिसको हम बोलते हैं केराटिनोफिलस। केराटिनोफिलस, देखिए केराटिन का मतलब सबको पता होगा प्रोटीन होती है जो कि बालों में हम आंखों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो केराटिनोफिलस फंजाई है ये आपकी पाई जाएगी हेयर्स में और नेल्स में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब ऐसे फंजाई जो कि हेयर्स और नेल्स में पाई जाती है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, मेरी कॉमन सी चीज है कि बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर जो हाथों के नेल्स है इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इसी फंजाई की वजह से होता है, केराटिनोफिलस फंजाई की वजह से। इसके बाद में ग्रुप ऑफ फंजाई है कॉप्रोफिलस फंजाई। कॉप्रोफिलस में हम नाम डिराइव कर सकते हैं कि काउ डंग में पाई जाने वाली फंजाई। ठीक है, काउ डंग। चलिए, हैबिटेट हैबिटेट की हमने बात करी, टेरेस्ट्रियल होते हैं 90% ऑफ टाइम, 20% ऑफ टाइम फाउंड ऑन लैंड, जमीन पर पाए जाते हैं। उसके बाद में 10% जो है एक्टिविटी है केराटिनोफिलस फंजाई जो हेयर्स और नेल्स में पाई जा रही है, कॉप्रोफिलस फंजाई जो काउ में पाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हैं और हल्का सा एसिडिक पीएच डिफर। ठीक है, बेटा फंजाई के बारे में इतना हमने कुछ जनरल जाने। पहले मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। उसके बाद में हैबिटेट और हैबिटेट की बात करें, टेरेस्ट्रियल 90% ऑफ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक से 10% हो सकती है। इसके बाद में केराटिनोफिलस फंजाई और कॉप्रोफिलस फंजाई। आई होप इतना जनरल टर्म्स फंजाई के बारे में आपको समझ में आया होगा। और कुछ बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत जरूरी है ये पॉइंट। बेटा फंजाई में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिनको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक। अब जैसे मान लो ये है, ये जो हमारे पास है ये हाइफे, सपोज दैट हमने हाइफे, अब ये हाइफे नेटवर्क बना के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, या बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम क्या हो गया, ये जो नेटवर्क बन गया है ना, तो हाइफे अलग अलग है, उनका जब एक नेटवर्क बन गया, जब उन्होंने एग्रीगेशन कर दिया तो हमें जाके मिला माइसीलियम। ये जो माइसीलियम होता है ये नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब इसी माइसीलियम के आधार पे फंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैकेट और एसेट। देखिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये जो हाइफे बने इन्होंने मिला के माइसीलियम बनाया। अब ये माइसीलियम दो तरीके का होता है, एक होता है सैकेट, एक होता है एसेट। ये जो एसेट है ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो सैकेट है ये आपस में फ्यूज होते हैं, है ना। तो सैकेट में हम लिखते हैं फ्यूज और नॉन फ्यूज, नॉन फ्यूज। इतना पॉइंट क्लियर है। जो हमारा हाइफे है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उन्होंने मिलके एक नेटवर्क बनाया जिसको हमने माइसीलियम बोला। अगेन माइसीलियम जो है दो तरीके का हो सकता है, सैकेट और एसेकेट। सैकेट वाले भी फ्यूज माइसीलियम और एसेकेट मतलब नॉन फ्यूज। इसके अलावा जो कंटीन्यूअस मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं, कंटीन्यूअस इनके लिए सिंगल साइड टर्मिनल हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर वाले पॉइंट। सर्किट में अलग अलग क्या होते हैं, फ्यूज होंगे। ठीक है, और ये सर्किट जो है क्या होंगे, नॉन फ्यूज होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ए सर्किट है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जांपल है फाइब्रोमाइसीटीज, फाइब्रोमाइसीटीज। अब इसके एग्जांपल होंगे एस्कोमाइसीटीज। अभी ये शब्द आपको पता नहीं होंगे क्या होते हैं। अभी जब हम फंगस का क्लासिफिकेशन करेंगे तब आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे इन वर्ड से। अभी आपको पता याद रख लीजिए केवल फाइब्रोमाइसीटीज में इस सबके एंटी नॉन फ्यूज पाए जाते हैं। फाइब्रोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में बेटा क्या होता है कि कुछ फंजाई में जो हमारा सैकेट माइसीलियम है ये चलिए इतना क्लियर हो गया। जनरल फीचर्स जो हमारे लिए कवर हो गया, स्ट्रक्चर हाइफे माइसीलियम क्या होता है। अब हम सैकेट माइसीलियम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो हमारा सैकेट माइसीलियम है, सैकेट माइसीलियम ध्यान से सुनिएगा। ये अगेन दो तरीके का हो सकता है, मोनोक्लेनियम या फिर डाइक्लेनियम। देखिए वही नाम से मतलब निकालने वाले कहते हैं हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। मोनो मतलब बिना सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, क्लेनियम मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर डाई मतलब दो, क्लेनियम मतलब न्यूक्लियस। वो भी क्लियर हुआ होगा इसमें समझ के मतलब निकालने से
यानी मोनोकैरियंस एक्टिव वो होते हैं, माइसीलियम वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, डाइकैरियन में क्या होता है देखना। क्या दिख रहा है ये फिगर से आपको क्या पता लग रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग मार्कर्स किया है। फिगर से आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो दोनों है ये एक जैसे नहीं है, यानी डाइकैरियन में जो पाए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका डिवाइड क्यों निकल चुका है कि बोथ द न्यूक्लियस आर जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली डिसिमिलर। ठीक है, both the nucleus are genetically dissimilar and non-fused, यानी कि fused आपस में नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको सबको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा सर्किट माइसीलियम है ये दो तरीके में देखने को मिल सकता है, मोनोकैरियन और डाइकैरियन। मोनोकैरियन जो होगा इसमें एक न्यूक्लियस ही पाया जाएगा और जो हमारा डाइकैरियन है इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे और जो दोनों होंगे वो आपस में जेनेटिकली भी डिसिमिलर होंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं होंगे। उसके बाद में अगर हम फंजाई का सेल वॉल देखें, फंजाई का अगर हम सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल अल्लाह का क्या हमारा सेल वॉल उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बताइए फंजाई में सेल वॉल होती है या नहीं? याद करिए वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की टेबल जो मैंने बनवाई थी, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम सीधे मार्क करेंगे सेल वॉल होती है मेड ऑफ काइटिन। इसकी बनी है सेलुलोज नहीं है, इसकी बनी हुई है बेटा काइटिन की बनी हुई है। काइटिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ नाग एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये है वाली पॉइंट। चलिए तो क्या हमने जाना फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो होती है। उसके बाद में जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है और काइटिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ नाग दैट इज अनएसिटाइल ग्लूकोसामिन। क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। चलिए अब अगला जो पॉइंट हम देखेंगे इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि आगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बेटा इनमें रिप्रोडक्शन में आपको वेजिटेटिव पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, बडिंग भी मिल जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो होता है फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन का एग्जांपल किसी को याद है? किसी को पता है? चलिए मैं ही बता दूंगी। फेर्मेंटेशन का एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस नाम की जो फंजाई होती है उसमें फेर्मेंटेशन रिएक्शन को तीसरा अपना है तीसरा है बड़ी याद होती है। इसका एग्जांपल है yeast। ठीक है, yeast कौन से एनालिसिस जो कि यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखेंगे हम फंजाई के बारे में जनरल टर्म्स और जनरल जो इंफॉर्मेशन होती है वो जान चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था इनका पॉपुलेशन, इनमें सेल वॉल अभी हमने देखा। उसके बाद में फिर इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अलावा इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल आया चलेगा भी आया चलेगा। ये तो सारे सेक्सुअल ही एक्टिव होते हैं, बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, स्पोर्स बनते हैं। इतना ही क्लियर हुआ होगा। अब हम डिटेल में जानेंगे कि इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ऐसे फंजाई में जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोनों में ही स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स अलग बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स अलग बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई। एसेक्सुअल सबसे पहला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in specialized organ spores। हमने क्या बोला? एसेक्सुअल स्पोर्स।
अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, इन्हीं के जो फंगस है, जो फंजाई, जो फंगल स्पीसीज है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्या बन गया हमने? एसेक्सुअल स्पोर्स बन गया। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, बताइए हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, बेटा ये हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स। ये पॉइंट समझ में आया? जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। और कौन सा डिवीजन अंडरगो करेंगे? तो बेटा ये माइटोसिस में जाएंगे। इसमें जाएंगे माइटोसिस में। कौन सा रिएक्शन, कौन सा डिवीजन में जाएंगे? माइटोसिस डिवीजन में जाएंगे। हेंस दे आर आल्सो नोन एज माइटोस्पोर्स। क्या बोलेंगे इनको बेटा? माइटोस्पोर्स। ये कोई एसेक्सुअल स्पोर्स आर हैप्लॉइड। किसके डिवीजन में जो बनते हैं? माइटोसिस के डिवीजन में जो बनते हैं, इसलिए इनको हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। मतलब जितने भी एसेक्सुअल स्पोर्स पंजराई में बन रहे हैं उन सबको हम बोलते हैं माइटोस्पोर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टेबुलर फॉर्मेट में हम इसको करेंगे। बेटा 3 तरह के एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिलते हैं। पहला है ज़ूम स्पोर, दूसरा है स्पोरेंजियो स्पोर, बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो कौन से डिवीजन के थ्रू बने हैं? माइटोसिस के थ्रू। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा इनको माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़ूम स्पोर्स की। देखिए ज़ूम मतलब एनिमल्स वाला पार्ट आता है ना। ज़ूम मतलब ज़ूम में कौन रहता है? एनिमल्स रहते हैं। तो ज़ूम हो गया। तो बेटा ये जो है इनके पास फ्लैजिलम पाया जाता है, यानी कि मोटाई होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या निकाल लिया? फ्लैनोस्पोर्स होते हैं, यानी कि मोटाई होगी। मोटाई होंगे, फ्लैजिला पाया जाएगा या नहीं? ऑब्वियसली पाया जाएगा जब ये मोटाई है। तो इसके अलावा जो भी मोटाई वाले रैबिट्स होते हैं, मोटाई वाले स्पोर्स होंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिक्स, मोटाई वाले जो स्पोर्स होंगे उनको भी हम बोलते हैं फ्लैनोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? फ्लैनोस्पोर्स। पॉइंट सब क्लियर हुआ? बहुत बार ये मोटाई की जगह फ्लैनोस्पोर्स भी लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लैनोस्पोर्स का मतलब होता है कि जो मूवेबल है, जो मूवमेंट को शो कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो हमारे ज़ूम स्पोर्स हैं, दे डिस्पर्स विद वाटर करेंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने? डिस्पर्स विद वाटर करेंट। उसके अलावा बेटा ये एंड्रोजिनस होते हैं। कैसे होंगे? एंड्रोजिनस होंगे। एंड्रोजिनस का मतलब जैसे सपोज है ये पंजर है, बेटा ये अंदर बन रहे हैं। जो भी स्पोर्स अंदर बन रहे हैं उनको हमने क्या बोला? एंड्रोजिनस। इसके एग्जांपल में आएगा बेटा आपका एक्वेटिक फंजाई ऑफ फाइटोमैस्टिक्स। क्लियर हुआ? ज़ूम स्पोर्स माने ऐसे स्पोर्स जो कि कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि मोटाई है, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि फ्लैनोस्पोर्स इनको हम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट स्पोर्स में वाटर करेंट, पानी की करेंट के साथ पानी बहाव के साथ भी बह जाते हैं। इसके बाद में एंड्रोजिनस पाया जाता है। ठीक है, एंड्रोजिनस पाया नहीं जाता, ये एंड्रोजिनस होते हैं, यानी कि ऑरिजिन इनका जो है वो अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? पंजाई की बॉडी के अंदर हुआ है, इसलिए इनको क्या बोला? एंड्रोजिनस। इसका एग्जांपल कौन है? एक्वेटिक फंजाई ऑफ फाइटोमैस्टिक्स। ठीक है, अब बेटा सबसे पहली बात जो हम इसको रेडिकुलस कोड में पढ़ेंगे, ये प्लैनेट है, ये कैसे हैं? ये प्लैनेटोस्पोर्स। ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल से हम क्या समझे? कि नो फ्लैजिला। फ्लैजिला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मोटाइल नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद अगर बेटा इनके बारे में जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये एंड्रोजिनस होते हैं। ये भी कैसे हैं बेटा? एंड्रोजिनस। और देखिए
ये किसमें पाए जा रहे हैं? एक्वेटिक फंजाई ऑफ हाइपोमाइसीनियस। ये कहाँ पाए जाएंगे? उनका पहला एग्जांपल होगा जस्ट सपोज टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ हाइपोमाइसीनियस। क्लियर वाली पॉइंट? अब हमें तीन चीजें फाइकोमाइसीनियस के बारे में अभी से ऑलरेडी पता लगी है। क्या क्या? ये पानी और जमीन में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमें पता लगा कि इनका जो माइसीलिया है वो कैसा होता है? एसेप्टेट, यानी कि सिनोसिटिक एसेप्टेट होता है, मतलब कि आपस में फ्यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल स्पेस में अगर बात करें तो एरोजेनस होता है। उसके बाद में क्या आता है? कोलिनिया। तो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन फंजाई इज कोलिनिया। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगी? एक लाइन होते हैं, एक लाइन स्पेस होता है, मतलब एक पास प्लेजिया नहीं पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फंजाई की स्पीशीज है, जैसे जो कोलिनिया यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो कोलिनिया बनेंगे वो उसके बाहर ऐसे करके बनेंगे, मतलब अगर इनका ओरिजिन आप यहाँ से दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्पोर्स है वो कहाँ बन रहे हैं? अंदर की तरफ बन रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे, और यहाँ पर कहाँ बनेंगे? एक्सोजीनस यानी कि बाहर की। ठीक है, इसके एग्जांपल है एस्कोमाइसीटीज, बेसिलियोमाइसीटीज, सॉरी गिंथोमाइसीटीज, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाला, और आपके माइक्रो में ये पूछा जा चुका है कि बेसिलियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बेसिलियोमाइसीटीज इसको हाईलाइट करके लिखिएगा आप भी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम कहना है कि बेसिलियोमाइसीटीज यानी कि पाइपों में कौन कौन से पाए जा रहे हैं? ज़ूस्पोर्स, यानी कि जो एक्वेटिक स्पीशीज है उनमें क्या पाया जा रहा है? ज़ूस्पोर्स। जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है उनमें क्या पाया जा रहा है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। और जो कोलिनिया है वो किसमें पाए जा रहे हैं? एस्पोरियोटो में। बाकी अगर बात करें बेसिलियो की तो यहाँ पर कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इतना होता है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ केसेस देखेंगे। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होगा? साइटोप्लाज्म फॉर्म होगा। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज करेगा, तो बोलते हैं प्लाज्मोमेनी। प्लाज्मोमेनी का मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मोमेनी का मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वही दूसरे स्टेप में क्या होगी बेटा? पहले स्टेप में वो होगी प्लाज्मोमेनी, दूसरे स्टेप में क्या होगी? कैरियोगेनी। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, बार-बार बता रही हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कैरियोगेनी मतलब न्यूक्लियस। कैरियोगेनी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके एग्जिस्ट किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले प्लाज्मोमेनी होनी है, उसके बाद में क्या होगा? कैरियोगेनी होगा। अब देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। जायगोट जो बनेगा बेटा वो हैप्लॉइड होगा। सीधी सी बात है कि जायगोट जो बनता है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन फंजाई की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, यानी हमें डिप्लॉइड से कहां जाना है? हैप्लॉइड में। तो कौन सा डिवीजन होगा? इलेक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस होगा। बेटा यहाँ पर कौन सा डिवीजन में जाएगा? मियोसिस डिवीजन करेगा, है ना? क्योंकि हमें नंबर कम करना है, पर्सन में कहाँ आना है? हैप्लॉइड। तो ये जो मियोसिस हुआ इससे जो हमारा डिप्लॉइड है वो बदल जाएगा और हैप्लॉइड हमें मिल जाएंगे। फिर क्या बनेंगे? सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? सेक्सुअल स्पोर्स बन जाएगा, यानी कि जो हमारा जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होगा। जायगोट से हमें हैप्लॉइड में आना है, इसलिए हमें कौन से डिवीजन पे आना पड़ेगा?
मियोसिस डिवीजन। बेटा इसीलिए हम सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं मियोस्पोर। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ? वहाँ हम क्या बोल रहे थे, माइटोसिस से फॉर्म हो जाता है सेक्सुअल में, तो माइटोसिस। यहाँ मियोसिस से फॉर्म हो रहा है, इसमें फॉर्म में क्या होता है? मियोस्पोर्स। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके अलावा बेटा एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है, इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है। हमने क्या लिखा? सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोमेटरी होगी, फिर कैरियोमेटरी होगी, उसके बाद में जाइगोट प्रोटीन बन जाए, वो मियोसिस डिवीजन जाएगा, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये बायोलॉजी में एक्सेप्शन के बिना तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आ जाती है जहाँ उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो मैंने डाइकाइकॉन वाली स्टेज बताई थी जहाँ दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या लिख सकते हैं? साइटोप्लाज्म फ्यूजेस बट न्यूक्लियस नॉट। इसीलिए बेटा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, क्योंकि प्लाज्मोमेटरी हो चुकी है लेकिन कैरियोमेटरी यहाँ पर नहीं हुई है, जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग है, इसीलिए सम स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया? इसके भी एग्जांपल देते हैं एक्सोमाइसिस। हमको पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें जो माइसिस। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया फंजाई के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। कुल मिला के हमने फंजाई का उपयोग ली है। इस तरीके से फंजाई जो होते हैं उनके बारे में कुछ जनरल फीचर्स हम पता कर लिए हैं। अब हमको जानना है कि जो हम क्लासिफिकेशन बात जो फाइटोमाइसिस, एसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, एस्टोमाइसिस की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये क्या होते हैं? ठीक है, चलिए तो अब हम जानेंगे इनका क्लासिफिकेशन। इसका पंचायत में ना, तो बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक तो माइसीलियम पे आधारित होगा। इस और माइसीलियम मॉलिक्यूल बना चुके हैं, ये सेपरेट हो सकता है। इसके बाद में फ्रूटिंग बॉडी में भी बेस्ड होता है कि इनमें फ्रूटिंग बॉडी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए याद हो रहा है तो फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है, माइसीलियम के बेस पे होगा और फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे होगा। तो इनमें बेसिकली हम चार तरीके की फंजाई को करेंगे। फाइटोमाइसिस, एस्टोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस और डिप्लोमाइसिस। आज के लिए इतना ही। अभी अगले क्लास में ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है फाइटोमाइसिस, एस्टोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस और यूट्रोमाइसिस का, इनको हम डिटेल में जानेंगे। इनके हैबिटेट क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाएंगे, कॉमन नेम्स क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, वो सारे प्रोसेसेस हम कल जानेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक।